ठीक है, तो लास्ट टाइम जो है ईएमआई वाला हिस्सा जो है वो आपने डिस्कस कर लिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो आपने कर लिया था। अब जो नाम है सर वो किसका है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में अब हम बात जो है वो कर रहे होंगे, और क्या होता है ऑल्टरनेटिंग करंट और क्या क्या चीजें जो है वो यहाँ पे हैं। बड़ा आसान सा काम जो है ना वो इसमें आपने करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में अगर हम बात करें तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो होता क्या है, इसके बारे में एक बार जान के इसकी डेफिनेशन पढ़ के और फिर अगले वाली चीजों पे हम चल रहे होंगे। ठीक है, बड़ा आसान सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो और ज्यादा आसान है, सीधा फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है ना वो इसके पूछे जाते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट, एक करंट है whose मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली। ठीक है, एक करंट हमारे पास है, ऑल्टरनेटिंग करंट में अगर हम बात करें, अ करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा। हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो लगातार चेंज होने वाला है। हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली एंड अगला जो वर्ड है वो आपके पास क्या है, एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियडिकली, एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियडिकली, जिसकी डायरेक्शन जो है वो कैसे पीरियड के बाद जो है पीरियडिकली डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर जाए, और मैग्नीट्यूड जो है उसका क्या होना चाहिए, लगातार चेंज होना चाहिए। ठीक है, अ करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियडिकली। ठीक है, ये काम जो है ना वो आपने करना है, इस बात पे आपने ध्यान देना है। मैग्नीट्यूड जो है वो लगातार चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन जो रिवर्स हो रही है वो एक पीरियड के बाद रिवर्स हो रही है। क्या मतलब है सर चीज़ों का, उसके बारे में अगर हम ध्यान दें तो कंसेप्ट जो है वो आपने बनाना कैसे, क्या कुछ है, इस तरीके से चीज़ें जो है ना वो आपके पास अवेलेबल हैं कि यहाँ पे करंट जो है वो आपके पास है। ठीक है, और वो थीटा एंगल का फंक्शन जो है वो दिखा रखा है, तो वो मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, और फिर क्या कर रहा है, घट रहा है। और डायरेक्शन कुछ समय के लिए पॉजिटिव रही है और कुछ समय के लिए कैसी रही है, नेगेटिव रही है। ये चीज़ जो है ना वो आपने करनी है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं अगली बात करता हूँ तो अगला जो काम है वो आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या है, करंट है, यहाँ पे जो है वो एंगल है, और अब की बार जो है वो कोस की साइकिल के तौर पे अगर दिखाएं तो कुछ समय के लिए पॉजिटिव, फिर कैसी नेगेटिव, फिर कैसी शुरू हो जाएगी पॉजिटिव, और मैग्नीट्यूड लगातार जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इन दोनों कंडीशंस को जो है वो फॉलो करना होता है। एक करंट है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो लगातार चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंजिंग। ठीक है, और डायरेक्शन जो है वो एक पीरियड के बाद अपने आप को क्या कर लेती है, रिवर्स कर लेती है। अब ध्यान से समझेंगे, मेन जो बात है कि सर यहाँ पे ये जीरो पे वैल्यू जो है वो कितनी है, जीरो, और ये जब एंगल जीरो है तो उस टाइम पे वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये जीरो है और वो क्या है, मैक्सिमम, तो इस वाले करंट को रिप्रेजेंट करा जाता है साइन साइकिल से। तो ये जो है ये हमारे पास क्या हो गया, इसके बारे में अगर हम काम करेंगे तो चीज़ें जो है वो आपने कैसे क्या कुछ करनी है, सुनेंगे ध्यान से कि यहाँ पे कि करंट बराबर है आई, बराबर है आई नोट साइन ओमेगा टी के बराबर है। और इसमें अगर हम काम करेंगे तो ये मैक्सिमम से शुरू क्योंकि हो रहा है, तो आई इज इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी। ठीक है, तो या तो इसको हम साइन की साइकिल के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इसको कोस की साइकिल के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई नोट साइन ओमेगा टी, और वो जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, आई नोट कोस ओमेगा टी। इसी तरीके से ईएमएफ को माई चांस इसके को हमने रिप्रेजेंट करना है, तो ईएमएफ अगर रिप्रेजेंट करना होता तो ईएमएफ को भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और यहाँ पे अगर ईएमएफ लिखना है तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ई नोट कोस ओमेगा। ठीक है, अब इसमें जो वैल्यूज हैं वो आपके पास दो हैं, कि जो ये आई नोट जिसके साथ लगा रखा है ये मैक्सिमम वैल्यू है, या फिर इसका नाम जो होता है ये पीक वैल्यू होता है। ये जो है ये मैक्सिमम या कौन सी वैल्यू है, पीक वैल्यू है। और आई जो है वो हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस, जिस पर्टिकुलर पल की बात करनी है, ये जो है ये आपके पास क्या है, इंस्टेंटेनियस, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, और ये जो है ये मैक्सिमम या कौन सी वैल्यू है, पीक वैल्यू है। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। तो एक करंट जो कुछ समय के लिए पॉजिटिव, कुछ समय के लिए कैसा है, नेगेटिव रहा, मतलब कि उसकी डायरेक्शन जो है वो पीरियोडिकली चेंज हो रही है, और मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ा फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, इस तरीके से काम जो है ना वो चल रहा है। तो यहाँ पे पूरे चैप्टर में जब हम करंट और ईएमएफ की बात करेंगे तो या तो उनको साइन वेव से रिप्रेजेंट करेंगे या किससे करेंगे, कोस वेव से। ठीक है, अब इनके बारे में चीजें जो है वो आपने चलानी है कि हमें ईएमएफ और करंट की इक्वेशंस जो है वो पता चली, जिसके बेसिस पे अब दो बातें जो हैं वो आपको पता हूं, जिनके बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक जो है वो हमारे पास एवरेज वैल्यू होती है, और दूसरी जो है वो आपके पास आरएमएस वैल्यू होती है। ठीक है, तो एक के बारे में, पहले वाली के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो उसका नाम है एवरेज, या फिर अगर हम नाम लिखें एवरेज या मीन वैल्यू है, एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ
ऑल्टरनेटिंग करंट। एवरेज वैल्यू है या मीन वैल्यू है, दोनों बात का मतलब एक ही है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है रूट मीन स्क्वेयर, ठीक है, या अगर हम कहें तो वर्चुअल नाम देते हैं इसको, या तीसरा इसका जो नाम है सर, इसका तीसरा नाम है इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है, वर्चुअल इफेक्टिव या आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना, ये चीजें जो है ना वो आपके पास पता होती हैं। ये कंसेप्ट जो है वो आपने क्या कुछ चलाना है यहाँ पे चीजों को। अगर हम देखें एवरेज या मीन वैल्यू है, एक जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, आरएमएस, ठीक है, वर्चुअल या फिर क्या नाम है, इफेक्टिव वैल्यू है। इनके बारे में काम जो है ना वो आपने करके देना है। तो चीजें अब आपने बनानी कैसे हैं उन पे ध्यान दे रहे होंगे। एवरेज या मीन वैल्यू, आरएमएस, वर्चुअल या फिर इफेक्टिव वैल्यू, क्या मतलब है सर, ध्यान से समझेंगे कि एवरेज वैल्यू जो है उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं हाफ साइकिल से, ओवर हाफ साइकिल, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन जो है वो किससे चलता है, हाफ साइकिल से कंपैरिजन चलता है। मतलब कि अगर ये पूरी साइकिल हमारे पास है तो उस पूरी साइकिल का टाइम अगर टी है तो आप कंपैरिजन बस कितने का करते हैं, आधी साइकिल का। आधी साइकिल का कंपैरिजन करने का मतलब क्या है कि टाइम जो है वो कहाँ से लेना है, 0 से लेके t/2 तक का लेना है, ठीक है। कि आपने जो चीजें चलानी है हाफ साइकिल पे कंपैरिजन जो वो करते हैं। आरएमएस वैल्यू के लिए कंपैरिजन जो होता है वो पूरी साइकिल का होता है, ओवर फुल साइकिल। फुल साइकिल के लिए कंपैरिजन जो है ना वो होता है, और फुल साइकिल के लिए कंपैरिजन करना है तो टाइम जाता है 0 से लेके t तक। इस तरीके से चीजें जो है ना वो आपके पास है कि टाइम जा रहा है 0 से लेके t, और यहाँ पे टाइम जा रहा है 0 से लेके t/2 तक, ठीक है। कंपैरिजन करते हैं चार्जिंग इफेक्ट का। यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो किसका कंपैरिजन है, चार्जिंग इफेक्ट का कंपैरिजन है, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे जो हम कंपैरिजन करते हैं दैट कंपैरिजन इज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो हीटिंग इफेक्ट का कंपैरिजन है, ठीक है। और किसके साथ कंपैरिजन है, एसी का कंपैरिजन है किसके साथ, डीसी के साथ। सेम काम यहाँ पे कि एसी का जो कंपैरिजन है वो किसके साथ है, डीसी के साथ। ध्यान से समझें कि काम जो है वो अब आपने करना क्या है, ठीक है। कि एवरेज या मीन वैल्यू बतानी है तो जितना चार्ज एसी ने पैदा करा है उतना ही चार्ज किसको पैदा करना है, डीसी को। चार्जिंग इफेक्ट का कंपैरिजन है कि जितना चार्ज एसी ने पैदा करा उतना ही चार्ज किसको पैदा करना है, डीसी को। किस पे, हाफ साइकिल पे। आधे साइकिल में जितना चार्ज एसी ने पैदा करा उतना ही चार्ज डीसी को पैदा करना है। ये जब आपस में कंपैरिजन करते हैं तो एसी की कौन सी वैल्यू आ जाती है, एवरेज वैल्यू। फिर यहाँ पे जितनी हीट जो है वो किसने पैदा करी, एसी ने, उतनी ही किसको पैदा करके देनी है, डीसी को, ठीक है, पूरी साइकिल पे। तो ये जो कंपैरिजन होता है ये कौन सा हो जाता है, आरएमएस वाला। और डायरेक्ट जो आंसर्स हैं वो याद करने हैं आपने कि यहाँ पे आधी साइकिल है तो अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए काम करें, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जब हम काम करके चलते हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू जो है उसका आंसर आता है 2/पाई ऑफ आई नोट। ये काम जो है ना वो हमारे पास बनता है 2/पाई ऑफ आई नोट, और इसकी वैल्यू जब निकाली जाती है 2/पाई की तो आंसर आता है 0.637 ऑफ किसका, आई नोट का, ठीक है। ऐसे ही और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए काम करेंगे तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए अगर लिखेंगे तो यही काम जो है वो क्या हो जाएगा, आई एवरेज बताना है। और आई एवरेज जो है वो किसके लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आंसर कितना है, माइनस का 2/पाई ऑफ आई नोट। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 0.637 ऑफ किसका, आई नोट का। इस तरीके से काम आपने कर लेना है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए प्लस में आंसर रहेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आंसर जो है 0.639 होता है या 0.637 होता है, ठीक है। तो ये काम जो है ना वो आपने कर लिया। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव आंसर है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव है। तो अगर मैं एवरेज आंसर लिखता हूं फुल साइकिल के लिए, दोनों का सम करना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल, और फुल साइकिल के लिए दोनों का सम करूंगा, और दोनों का सम करूंगा तो ये आंसर जो है वो कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इस तरीके से काम करना है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आंसर प्लस में है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आंसर किस में है, माइनस में। दोनों का सम कर दिया, दोनों का सम कर दिया तो एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल कितनी आ जाएगी, 0। तो अगली अगर मैं बात करता हूं तो अगला जो काम है वो आपसे पूछा जाता है कि डीसी जो मीटर्स होते हैं, डीसी मीटर कैन नॉट मेजर दिस वैल्यू, डीसी मीटर कैन नॉट मेजर एवरेज वैल्यू। डीसी जो मीटर होते हैं वो एवरेज वैल्यू को मेजर नहीं कर पाते। डीसी मीटर कैन नॉट मेजर एवरेज वैल्यू, वो एवरेज वैल्यू को मेजर नहीं कर पाते। क्या मतलब है, क्योंकि डीसी जो मीटर होते हैं वो फुल साइकिल पे काम करते हैं। डीसी मीटर किस पे काम करते हैं, फुल साइकिल पे, और फुल साइकिल पे हमेशा आंसर कितना आना है, 0। और क्योंकि हमेशा आंसर 0 ही आना है
तो वो हमेशा रीडिंग कितनी शो करेंगे, 0, और वो कभी भी उस वैल्यू को मेजर नहीं कर पाएंगे। दोबारा एक बार ध्यान से समझ लीजिए, काम जो वो इतना आपने कर लिया। फिर नेक्स्ट जो है, हम जब इनके बारे में बात करते हैं, आरएमएस वैल्यू जो है वो जब आपने बतानी है, तो आरएमएस वैल्यू तो पूरी फुल साइकिल पे निकलती है, और इसका आंसर होता है सर आई नोट डिवाइडेड बाई रूट टू। क्या आंसर होता है, आई नोट डिवाइडेड बाई रूट टू, और 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है, 0.707 ऑफ आई नोट, इतना काम जो है वो आपने करना है। सेम आंसर अगर लिखना चाहें तो ईएमएफ के लिए भी सेम आंसर लिखे जाते हैं, कि ईआरएमएस अगर बताना है तो ईआरएमएस किसके बराबर है, ई नोट डिवाइडेड बाई कितना, √2, ये काम करना है। और ई नोट बाई √2 करता हूं तो 0.707 ऑफ किसका, ई नोट का। ये काम जो है ना वो आपने करना है, कि ई आर एम एस बताना है तो ई नोट बाई √2, और 1/√2 जो है कितना है, 0.707 ऑफ ई नोट हमारे पास है। दोबारा से जो है वो एक बार देखना है कि एसी ऑल्टरनेटिंग करंट वाला हिस्सा जो है ना वो आपने जानना है। क्या काम कर रहे थे हम, एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड लगातार बदल रहा है, देखो ये लगातार इंक्रीज कर रहा है या क्या कर रहा है, डिक्रीज, चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन जो है कुछ समय के लिए पॉजिटिव, फिर कैसी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर कैसी नेगेटिव। तो डायरेक्शन जो है वो एक पीरियड तक सेम रहेगी, उसके बाद क्या कर जाएगी, रिवर्स कर जाएगी। अब दो तरीके से आंसर जो है वो हम यहाँ पे निकालते हैं। एक बार जो काम है, जब टाइम 0 है तो हमारी वैल्यू भी कितनी है, 0, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई साइन साइकिल। अगर टाइम 0 है, आपकी वैल्यू मैक्सिमम पे जा रही है, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई कोस साइकिल। ठीक है, इस तरीके से काम आपने कर लिया। अब इनकी आपने दो टाइप की वैल्यूज जो वो निकाल के देनी होती है। वन वैल्यू इज योर एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू उसका नाम है। दूसरे वाली वैल्यू के बारे में बात करूं तो आरएमएस, या दूसरा नाम क्या है उसका, वर्चुअल, या तीसरा नाम क्या है, इफेक्टिव। तो यहाँ पे कंपैरिजन करते किसका है, एसी का डीसी से। जितना चार्ज एसी ने पैदा करा आधे टाइम में, उतना ही चार्ज किसको पैदा करना है, डीसी को। यहाँ पे एसी का कंपैरिजन वही डीसी से, लेकिन चार्ज के यहाँ पे करंट के पास दो इफेक्ट हैं, एक चार्जिंग इफेक्ट है और एक का नाम क्या है, हीटिंग इफेक्ट। तो जितनी हीट किसने पैदा करी, एसी ने, उतनी ही हीट किसको पैदा करके देनी है, डीसी को। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू बताऊंगा तो आई नोट डिवाइडेड बाई √2, ये काम करना है। 1/√2 कितना है, 0.707 ऑफ आई नोट। ई नोट बाई √2 करूंगा तो 0.707 ऑफ ई नोट। इतना काम जो है सर वो हमने करना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक के काम में, नहीं है जी। इतनी चीजें जो है वो आपने डिस्कस कर ली, ये बातें जो है वो आपको पता थी। अब अगला जो काम है वो इनके बेसिस पे मान लो एक क्वेश्चन जो है वो हम लगाते हैं। मान लो क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि करंट बराबर है 5 sin 314t। क्या क्या क्वेश्चन जो है वो इसके बेसिस पे पूछे जा सकते हैं, उन पे ध्यान देना है। ठीक है, कि करंट जो है वो आपको दिखा रखा है I इज इक्वल टू 5 sin 314t, ऐसे करके वैल्यू जो है ना वो दिखा रखी है। आपसे सवाल ने पूछा है फाइंड, पहला बताना है पीक करंट, बताओ पीक करंट कितना है। सेकंड जो हिस्सा है उसने पूछा है कि एवरेज वैल्यू बताओ फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। थर्ड जो पार्ट है उसने पूछा है कि एवरेज वैल्यू बताओ फुल साइकिल पे। नेक्स्ट जो थर्ड फोर्थ उसने पूछा है कि आई आरएमएस वैल्यू बताओ। ठीक है, और फिफ्थ ने पूछा है इंस्टेंटेनियस करंट बताइए, फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट एट t इज इक्वल्स टू 1/300 सेकेंड। ये काम जो है ना वो आपने करके देना। ये क्वेश्चन जो है ना वो आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा जो है वो आपने करनी है। इस तरीके से काम जो है वो आपने करना है। सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से, ये कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या है, कि डाटा जो है वो, ये जो क्वेश्चन है इसने आपको क्या बोला है, सुने। कि करंट की वैल्यू जो है वो दिखा रखी है। अब इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, कि I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी लिखेंगे, और वहां से कंपेरिजन जो है ना सर वो हम कर लेंगे। ठीक है, कंपैरिजन जो है वो कुछ किस तरीके से होगा, सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से। कि ये डाटा जो है ना वो आपको दिखा रखा है, और इसको अब कंपैरिजन करने के लिए जब आप चलेंगे तो डाटा जो है वो आपने समझना कैसे है। यहाँ पे कि आई जो है सॉल्यूशन पे जब मैं चलता हूँ तो सॉल्यूशन पे हमने काम जो है वो क्या करना है, कि आई बराबर है 5 sin 314 और इंटू में कितना हो गया टी। इस तरीके से काम जो है ना सर वो मेरे पास है। आई बराबर है 5 sin 314 और इंटू में कितना है टी। और अगर मैं इसका कंपैरिजन करता हूं तो आई बराबर है किसके, आई नोट साइन ओमेगा टी के बराबर। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है, कि आई बराबर है 5 sin 314 टी के बराबर है। और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो दिस कैन बी रिटन एज आई नोट साइन ओमेगा टी। कोस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि साइन के फॉर्मेट में दे रखा है तो सर साइन ही मानना पड़ेगा।
तो आई नोट जो है सर वो किसके बराबर पता चल गया। ठीक है, यहाँ पे जो है आई नोट ही क्या होता है, फर्स्ट पार्ट पीक करंट होता है। तो आई नोट जो है सर वो किसके बराबर है, 5 के बराबर। ये काम कर लिया आपने। साइन ओमेगा के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ओमेगा जो है सर वो किसके बराबर है, ओमेगा जो है सर वो पता चल गया कि ओमेगा बराबर है 314। वो चाहे तो फ्रीक्वेंसी वगैरह भी आपसे पूछ सकता है। तो ये ओमेगा वाला पोर्शन जो है वो क्या बन गया। ठीक है, मान लो मैं इसी में कह देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो है ना वो और बता दीजिए। तो ओमेगा ओमेगा की वैल्यू जो है बेटा वो क्या होती है, ओमेगा पता होता है 2 पाई न्यू इज इक्वल टू कितना 314। जानते हो आप इतने काम को तो, कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 314। 2 की जगह 2 लिखा आपने, पाई की जगह कितना है 3.14 इंटू में न्यू इज इक्वल टू किसके बराबर है 314 के। 3.14 से ये वैल्यू कितने पे घट जाएगी 100 पे, 2 से ये वैल्यू कितने पे घट जाएगी 50 पे। तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी बतानी है तो फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी 50 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी जो है सर वो किसके बराबर आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी जो है सर वो 50 हर्ट्स के बराबर जो है ना वो आंसर ले लेगी। इतना काम जो है ना वो आपने कर लिया। ठीक है, अब अगले वाली वैल्यूज जो है फुल साइकिल पे तो बेटा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, फुल साइकिल पे एवरेज वैल्यू तो हमेशा कितनी रहेगी 0। पॉजिटिव हाफ साइकिल पे बताना है तो 0.637 ऑफ आई नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 पॉइंट समथिंग, जो भी आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा एम्पियर में। आई आर एम एस बताना है तो कितना होता है 0.707 ऑफ किसका आई नोट का। ठीक है, और 0.707 ऑफ आई नोट अगर मैं लिखता हूँ तो आई नोट कितना है 5, और ये मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आंसर भी किस में आ जाएगा एम्पियर में। अब ये इंस्टेंटेनियस वाला बताना है तो आई की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है 5 साइन 314, और टाइम जो है वो क्वेश्चन ने 5 साइन 314 टी की जगह क्वेश्चन ने कितना दे रखा है 1 डिवाइडेड बाई 300 दे रखा है। ये टाइम जहां लिखा है वहां पे कितना लिख दिया 1 डिवाइडेड बाई 300 लिख लिया। इस वैल्यू को अगर थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व करता हूँ लाके, तो आई बराबर है 5 साइन, ये जो है 314 है, 314 अगर है तो इसको 3.14 इंटू में 100 और डिवाइडेड बाई कितना लिख देता हूँ 300 लिख दूंगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 5 साइन पाई और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3। साइन पाई बाई 3 का मतलब साइन 60, और साइन 60 कितना होता है √3 डिवाइडेड बाई 2, और ये आंसर किस में आ जाएगा एम्पियर में। इतना काम जो है ना वो आपने, एंगस्ट्रॉम में नहीं है, ये एम्पियर है। ठीक है, करंट करंट जो है वो वैल्यू जो है वो आपने बतानी थी, और वो वैल्यू जो है वो इस तरीके से आप बता पाएंगे। सोल्व करने की एक बार कोशिश करें, देखें इस क्वेश्चन को, पढ़ें। यहाँ तक का काम जो है वो दोबारा से वही कि हमारा 25% हिस्सा जो है ना वो कंप्लीट होता है यहाँ तक। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना वो आपने लगा लिया, और इस क्वेश्चन में कहीं अगर आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो उसको पूछ लेंगे। ठीक है, डन है इतना हिस्सा तो। अब नेक्स्ट जो काम है, ये पोर्शन जो है वो आपने करा। अब जो है वो हमारे पास क्या होता है, एसी के सर्किट में अलग अलग डिवाइस लगे होते हैं। सेकंड अगला 25% हिस्सा ये है, एसी सर्किट कंटेनिंग, एसी का सर्किट है और उसके अंदर अलग अलग डिवाइसेस जो है बेटे वो अवेलेबल है। एसी सर्किट कंटेनिंग, एसी का सर्किट है और उसके अंदर अलग अलग डिवाइसेस जो हैं वो अवेलेबल हैं, उनके बारे में काम जो है ना वो आपने करना है। तो एसी का सर्किट है, उसमें एक बार रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक बार उसमें इंडक्टेंस लगा हुआ है, और एक बार जो है वो क्या लगा हुआ है कैपेसिटेंस लगा हुआ है। एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, पहले वाले हिस्से में अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस लगा हुआ है खाली। दूसरे वाले हिस्से में अगर मैं बात करता हूं तो इट इज कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। ठीक है, और तीसरा जो है सर वो हमारे पास क्या है कि इट इज कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया कि एसी का सर्किट है और एसी के सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है खाली, एक बार इंडक्टेंस लगा हुआ है, और एक बार जो क्या लगा हुआ है कैपेसिटेंस। इनको लगाते हैं एक बार, 3 डिवाइसेस जो है ना वो हमारे हैं, और तीनों को इकट्ठा कंबाइन करके फिर आरएलसी आपने पढ़ना है। चलो जी, ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स। रेजिस्टेंस जो है सर वो कनेक्ट कर दिया, और रेजिस्टेंस को किससे कनेक्ट कर दिया आपने एसी सोर्स से। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। ठीक है, यहाँ तक की चीजें जो है वो आप समझ पा रहे हैं। एसी का सर्किट है और एसी के सर्किट में एक बार इंडक्टेंस है, एक बार जो है कैपेसिटेंस है, और एक बार जो नाम है वो क्या है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, और एसी सोर्स जो है क्योंकि ये हमारे पास अवेलेबल है तो ई कैन बी रिटन एज ई नोट और इनटू में कितना साइन ओमेगा टी। ऐसे करके काम जो है ना वो आपने लिख दिया। ऐसे ही इंडक्टेंस के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ये जो नाम है सर ये इंडक्टेंस है, और इंडक्टेंस के बारे में जब आपने काम करा तो एक कोयल थी और इसको आपने इनपुट एसी सोर्स से जो है वो कनेक्ट कर दिया। ये जो नाम है सर ये यहाँ पे इंडक्टर है, और इस इंडक्टर के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो इंडक्टर का इसका जो एसी सोर्स है वो भी सेम रखा, ई नोट साइन ओमेगा टी करके रखा। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। ये इंडक्टर था और इंडक्टर के लिए काम जो है वो कर लिया। ये जो अब हमारे पास क्या आएगा कैपेसिटर है,
कैपेसिटर के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसको भी सेम एसी सोर्स से आपने कनेक्ट कर दिया, और एसी सोर्स से कनेक्ट करा तो ई जो है सर वो बराबर है, और ई बराबर है ई नोट साइन ओमेगा टी के। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। यहाँ पे जो है वो रजिस्टर है, यहाँ पे इंडक्टर है, वहाँ पे कैपेसिटर है, इनको सभी को आपने एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ई नोट साइन ओमेगा टी, ई नोट साइन ओमेगा टी, और वो नाम क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे फॉर्मूले जो है वो हम लगाते हैं, और उन फॉर्मूले के अनुसार आपने करंट जो है वो बताना होता है, और यहाँ पे जो करंट है वो आप करेंगे याद, रेजिस्टेंस से जब डिवाइड करते हैं तो ई नोट बाई आर, और इंटू में कितना हो जाता है, साइन ओमेगा टी। इस तरीके से काम रहता है, ई नोट डिवाइडेड बाई आर और इंटू में कितना, साइन ओमेगा टी। यहाँ पे करंट के बारे में यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे आंसर आता है ई नोट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल इंटू में साइन ओमेगा टी, और माइनस में कितना है, पाई बाई 2 के बराबर। ई नोट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो करंट आता है इसकी वैल्यू लिखें तो ये आती है ई नोट डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा सी, और इंटू में कितना, साइन ओमेगा टी, और प्लस में कितना, पाई बाई 2। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने याद रखना है। ये चीजें जो है ना, ये वाला जो कलर है, ये वाला करंट वाला जो हिस्सा है, ठीक है, जो ये पिंक कलर से लिखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। दोबारा एक बार ध्यान से समझेंगे कि काम जो वो आपने बनाना क्या कुछ है, कि ई बराबर है ई नोट साइन ओमेगा टी, तीनों जगह एसी सोर्स जो है वो कनेक्टेड है, ई नोट साइन ओमेगा टी, ई नोट साइन ओमेगा टी, ई नोट साइन ओमेगा टी। ये काम जो है ना वो तो आपने करना ही है। अगली जो बात है वो आपने क्या करनी है, कि यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला सर्किट है तो डिवाइड किससे कर दिया, रेजिस्टेंस से। यहाँ पे इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है एक तरीके से उसी के बारे में बात करेंगे, तो वो वैल्यू कितनी आ रही है, ओमेगा एल, ठीक है। और ये कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, रिएक्टेंस उसको बोलते हैं, ये क्या हो जाता है, 1 बाई ओमेगा सी। एक तो चीज ये चेक कर रहे होंगे हम। अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता है, कि इसका जो एंगल है, ईएमएफ वाला एंगल मान लो मैं φ1 कहता हूं, तो करंट वाला एंगल जो है उसको क्या नाम दे दिया, φ2। और दोनों के बीच में डिफरेंस अगर मुझे बताना है तो डेल्टा फाई, डेल्टा फाई किसके बराबर है, φ1 माइनस का φ2। दोनों के एंगल क्योंकि सेम है, और क्योंकि दोनों के एंगल सेम है तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 0। इसी तरीके से इसके बारे में बात करूं तो ये एंगल φ1 है, ये जो एंगल है ये कितना है, φ2। और दोनों के बीच में अगर डिफरेंस बताना है, डेल्टा फाई अगर बताना है, तो डेल्टा फाई बराबर है φ1 माइनस का φ2। φ1 की जगह कितना है, ओमेगा टी, φ2 की जगह कितना है, ओमेगा टी माइनस में कितना, पाई बाई 2। इस तरीके से काम आपने करना है, φ1 माइनस φ2, φ1 की जगह ओमेगा टी माइनस φ2 की जगह ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2। तो ये ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का पाई बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे ये ईएमएफ के पीछे वाला पोर्शन जो है वो क्या है, φ1, और करंट के पीछे वाला क्या है, φ2। तो डेल्टा फाई अगर बताना है तो डेल्टा फाई दोबारा से कितना हो जाएगा, φ1 माइनस में कितना, φ2। इस तरीके से काम करना है। φ1 की जगह कितना है, ओमेगा टी माइनस में φ2 की जगह कितना है, ओमेगा टी प्लस कितना, पाई बाई 2। और ये प्लस वाली वैल्यू जो है वो किससे कैंसिल हो जाएगी, माइनस से। माइनस को अंदर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का पाई डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से काम आपने करना है। तो अब वही 3 डिवाइसेज हैं और 3 ही काम चलेंगे। एक आंसर कैसा है, 0, एक आंसर कैसा है, प्लस, और एक आंसर कैसा है, माइनस, ठीक है। वही चीजें जो है वो अब हम कनेक्ट करेंगे आगे, तो चीजें जो है वो हर बार जो है वो इसी तरीके का रिलेशन जो है ना वो दिखाई देगा। 3 ही रिलेशन होते हैं और तीनों के बारे में काम जो है ना वो दिख रहा होगा। तो पहले वाले का 0 था, 0 का मतलब क्या है, कि करंट और ईएमएफ जो है वो सेम फेज में है, आर इन सेम फेज। करंट और ईएमएफ जो है सर वो किस में है, सेम फेज में है। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया, कि ईएमएफ और करंट जो है वो कहाँ है, सेम फेज में। ये काम आपने कर लिया। अगला जो काम है सर वो हमें क्या पता है, कि यहाँ पे ईएमएफ जो है उसके पास तो क्या है, ओमेगा टी, और इसके पास क्या है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ओमेगा टी में से कुछ कम हो रहा है, तो करंट जो है वो पीछे है और ईएमएफ वाली वैल्यू जो है वो कहाँ है, आगे है। तो ईएमएफ जो है वो लीड कर रहा है करंट से, और कितना लीड कर रहा है सर, पाई बाई 2 लीड कर, कितना लीड कर रहा है, पाई बाई 2 लीड जो है ना वो कर रहा है। ऐसे ही अगले वाले में करंट में आगे था, तो अब की बार करंट आगे हो जाएगा। करंट लीड कर रहा है ईएमएफ से, और कितना लीड कर रहा है, पाई बाई 2। कहने का मतलब करंट का रिलेशन अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे करंट साथ चल रहा है, यहाँ पे करंट पीछे चल रहा है, और वहां पे करंट कहाँ चल रहा है, आगे चल रहा है। ये काम जो वो आपने करा। अगला जो वर्ड है सर वो हमें क्या पता है, कि ये करंट बनाने के लिए ईएमएफ के डिवाइड में जो पड़ा है वो अपोजिशन की फील दे रहा है, जिसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ के डिवाइड में जो पड़ा होगा वो किसकी फील देगा, अपोजिशन के। उसका नाम रेजिस्टेंस है, इसका नाम रख देते हैं रिएक्टेंस। और इंडक्टर ने पैदा करा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस।
और ये कैपेसिटर ने पैदा करा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है इसका नाम हो गया। ये भी किसकी फील देगा? अपोजिशन के। तो काम जो है वो अब आपने करना क्या कुछ है, चीजें जो है वो क्या बनानी है कि यहाँ पे जो नाम है, ये जो नाम है सर, ये क्या नाम है? रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जो नाम है वो क्या है? रेजिस्टेंस नाम है, और रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय लेटर आर। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया। यहाँ पे अब जो नाम था दैट इज योर इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहाँ पे जो नाम है वो क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डिनोटेड बाय लेटर एक्सएल। इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात है, ठीक है। जो अपोजिशन वाली फील है वो इंडक्टर देगा, और इंडक्टर अगर देगा तो नाम क्या पड़ गया? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम काम करेंगे तो वो कैपेसिटर उस फील को देगा, और कैपेसिटर फील देगा तो नाम क्या हो जाएगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या नाम हो जाएगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है ना वो नाम हो जाएगा। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर नाम है तो इसका नाम क्या पड़ गया? एक्ससी जो है वो आपने इसको नाम दे दिया। ये जो ये क्या कहलाया है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है ना वो कहलाया। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है अपोजिशन वाला, यहाँ पे जो नाम है उसका रिएक्टेंस रख दिया, इंडक्टिव रिएक्टेंस नाम पड़ गया। और वहां पे अगर मैं बात करता हूं तो दैट इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, अब जो काम है वो आपने क्या करना है, यहाँ पे तो आर था ही, यहाँ पे जो नाम है एक्सएल हमने नाम दे दिया, और जो वैल्यू किसके बराबर है? ओमेगा इंटू एल के। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो नाम है ये एक्सी है, और एक्सी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो एक्सी जो है वो क्या है? 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। ठीक है, अब इसके बारे में अगर काम करें तो वही ओमेगा, ओमेगा को तो बार बार 2 पाई न्यू और इंटू में कितना लिख दिया जाता है? एल। ठीक है, अगला जो काम है ओमेगा को अगर लिखूंगा तो ओमेगा को दोबारा से क्या लिखा? 2 पाई न्यू और इंटू में कितना लिख दिया? सी। तो 2 पाई न्यू इंटू एल, और वो क्या हो गया? 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई न्यू इंटू में कितना हो गया? सी। अब जो है वो तीसरा जो डिफरेंस है वो इनकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे करेंगे कि रेजिस्टेंस जो है यहाँ से इस तरीके से ग्राफ देने के बाद भी क्वेश्चन जो है बेटा वो पूछ लिया जाता है आपसे, ऐसे करके काम जो है वो दे रखा होगा। और इस वाले काम में जब आपसे बात करी जाएगी तो चीजें जो है वो आपने क्या बनानी है? इस तरह एक तरफ नाम है रेजिस्टेंस और एक तरफ नाम जो है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी जो है वो नाम है, तो फ्रीक्वेंसी का ये फंक्शन ही नहीं है। अगर ये फ्रीक्वेंसी का फंक्शन ही नहीं है तो रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे दोनों की पावर कितनी है? 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ जो है वो इस तरीके से चला जाएगा। और अगले वाले में अगर हम बात करें तो एक्सी ऊपर है, न्यू जो है वो नीचे है, तो ग्राफ जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक्सी और न्यू का ग्राफ बताना है तो ये ग्राफ की शेप कैसी आ गई? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है। यहाँ पे जो नाम है ये आर और न्यू का है, ये एक्सेल वर्सेस न्यू का ग्राफ है, और ये एक्सी वर्सेस न्यू का है। और ये किसको शो कर रहा है? इंडिपेंडेंट। अब रिलेशन भी दो ही होते हैं, 3, या तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से कोई चेंज ही ना आए, या फिर क्या कर रहा हो? बढ़ रहा हो, या फिर क्या कर रहा हो? घट रहा हो। 3 काम जो है ना वो आपने देखने। अब इनमें से कोई सा भी ग्राफ जो है वो आपको दे दिया जाएगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच टाइप ऑफ डिवाइस इज कनेक्टेड, कौन से टाइप का डिवाइस जो है वो आपने कनेक्ट कर रखा है। कि यहाँ पे इंडिपेंडेंसी का ग्राफ है, यहाँ पे लीनियर ग्राफ है, और वहां पे जो है वो कैसा है? डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ है। ये काम जो है ना वो आपने समझना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम काम करते हैं तो इनके ग्राफ अगर आपने फेजर डायग्राम बना के देने हैं, क्या बनाना है आपने? फेजर डायग्राम जो वो बनाने हैं, तो कैसे बनाते हैं सुने ध्यान से। उसके बाद फिर हम अगले वाले टॉपिक पे जो है वो चल रहे होंगे। सुने कि यहाँ पे जो है वो आपने काम जो है वो करके देना है फेजर डायग्राम में, फेज एंगल की टर्म्स में डाटा जो है ना वो आपने समझाना होता है। कैसे समझाएंगे? सुने, इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। ठीक है, यहाँ पे फेजर डायग्राम की टर्म में क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? गौर कर रहे होंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ईएमएफ तो हर जगह क्या ही था? ई नोट साइन ओमेगा टी था। ईएमएफ तो कितना ही था? ई नोट साइन ओमेगा टी। इस तरीके से काम जो है ना, ये ग्राफ तो किसका था? ईएमएफ का ग्राफ था। और ईएमएफ तो हर जगह जो रिप्रेजेंट करा गया, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो है वो कितना था? ओमेगा टी। और ये पीक जो वैल्यू थी वो किसके बराबर थी? ई नोट के। यहाँ पे ये पीक वैल्यू जो है वो कितनी है? ई नोट है। और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल देखा रखा है सर वो किसके बराबर है? ओमेगा टी। हॉरिजॉन्टल से एंगल जो है ईएमएफ का हर बार कितना रहा है? ओमेगा टी। और इस तरीके से काम जो है ना वो कर लिया। ईएमएफ तो आपने रिप्रेजेंट कर ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो काम है सर वो आपको क्या पता है कि यहाँ पे जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे होता है। 90 डिग्री पीछे करने का मतलब नीचे लाना है एंगल को। तो 90 डिग्री पीछे की तरफ जो है वो आपने क्या बना दिया? करंट बना दिया। तो ये वैल्यू जो है सर वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? आई नोट को। और ये इससे कितना पीछे है? कम करना होता है तो कहाँ जाते हैं? क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे करंट जो है वो कहाँ है? 90 डिग्री आगे है। आगे है तो किस तरफ जाऊंगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो करंट है वो कहाँ जा रहा है? 90 डिग्री आगे।
और इस वाले में अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें पता ही है, इसमें करंट साथ ही चलता है, साथ चलता है तो उसी के साथ बना दिया, लेकिन वैल्यू थोड़ी सी आपने क्या दिखा दी है, उसकी कम दिखा दी है कि भाई मान लो ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा है और करंट की वैल्यू जो है वो क्या है, कम है। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने बना लिया। कोई दिक्कत आ रही है यहाँ तक के काम में? ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये किसके लिए बना रहे हैं, रेजिस्टेंस ओनली। यहाँ पे भी बच्चों आपको क्या दिखाया गया है कि ईएमएफ और करंट जो है वो कहाँ है, साथ है। यहाँ पे ईएमएफ आगे है लेकिन करंट उससे 90 डिग्री पीछे है। ठीक है, और अगला अगर मैं नंबर लेता हूं तो ये जो है ये क्या है, कैपेसिटेंस ओनली है, और कैपेसिटेंस ओनली का अगर ग्राफ है तो ये 90 डिग्री कहाँ चल रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने रिप्रेजेंट जो है वो करा है। कोई यहाँ तक के काम में दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर जो है इनको अगर साइन कोस वेव्स के फॉर्मेट में ही अगर आपने लिखना है तो ये साइन की साइकिल है, ये भी साइन की साइकिल है। ओके सर, अगर इसको लिखना चाहें तो ये जो साइकिल है इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाली को ई नोट डिवाइडेड बाई कितना, ओमेगा एल, और ये जो है हमारे पास क्या होती है, ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होता है, कोस थीटा, और थीटा माइनस 90 करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का कोस थीटा। तो ये जो वैल्यू है सर ये हमारे पास किसके बराबर है, इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये बन जाएगी माइनस का कोस ओमेगा टी बन जाएगी। ठीक है, ये समझ आइए बात, माइनस का कोस क्यों लिखा है, क्योंकि आपने क्या पढ़ रखा है, साइन 90 माइनस थीटा पढ़ रखा है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। ये तो उसके आगे भी माइनस लगा रखा है तो एक माइनस को आपने कॉमन लेना पड़ेगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, तो ये जो वैल्यू है वो तो क्या ही रहती है, कोस ही रहती है। तो ई नोट डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा सी, ये ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं आपको, एक दूसरा ग्राफ बनाने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो दोनों ही साइकिल किसकी हैं, साइन की। यहाँ पे एक साइन की एक माइनस का कोस, और यहाँ पे एक साइन और दूसरा कैसा है, कोस है। तो इन साइकिल्स को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो चीजें जो है वो आप क्या कुछ बनाएंगे, उस पर ध्यान जो है बेटा वो एक बार दे रहे होंगे कि इस तरीके से काम जो है वो हमने करना है। कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या है कि हम क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हर जगह पहले क्वांटिटीज में ईएमएफ को ही रिप्रेजेंट अगर मैं कर दूं तो काम जो है वो आपने बनाना कैसे है, ध्यान से समझेंगे कि ये जो है क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने की बारी जब आएगी तो कंसेप्ट जो है वो क्या बनेगा, इस तरीके से डाटा जो है ना सर वो दिखा रखा है। हर जगह पहले ईएमएफ को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और ये ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कितना बन गया, ई नोट, और इनटू में कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी बन जाए। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ईएमएफ को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो ये ईएमएफ को आपने रिप्रेजेंट कर दिया, और ईएमएफ को रिप्रेजेंट करना है तो ये क्या बन जाएगा, ई नोट, और इनटू में कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। ये काम कर लिया। यहाँ पे ईएमएफ को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो ईएमएफ को अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये जो साइकिल है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ई नोट, और इनटू में कितना हो गया, साइन ओमेगा टी। ईएमएफ को अगर रिप्रेजेंट करना है तो ईएमएफ को तो वही ई नोट साइन ओमेगा टी करके आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ये ई नोट साइन ओमेगा टी की साइकिल जो है वो आपके पास जो है वो चल रही है। अब करंट वाली अगर देखता हूं तो करंट वाली यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कैसी है, माइनस का कोस, और वहां पे कैसी है, प्लस का कोस, वहां पे कैसी है, प्लस का कोस। तो अगर उसको मैं रिप्रेजेंट करूं तो करंट को थोड़ा सा कम मैग्नीट्यूड का मान लिया, साइकिल तो कौन सी रहेगी, साइन की, साइन की साइकिल रहेगी तो चलेगी तो उसके साथ साथ, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम। मैग्नीट्यूड कम है तो इसको थोड़ा सा नीचे बना लिया, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, आई नोट साइन ओमेगा टी। अब अगले वाले पे चलूं तो इस पे चलते हैं पहले। इसमें करंट किसका है, कोस का है। कोस का करंट का, कोस की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, मैक्सिमम से, तो मैक्सिमम से शुरू होती है तो इसको कैसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आई नोट कोस ओमेगा टी को रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे जो करंट है वो किसका फंक्शन था, कोस का, और कोस का फंक्शन है तो वो कहाँ से शुरू करना पड़ेगा आपको, जीरो पे कितना था वो 1, यहाँ पे माइनस का कोस है तो ये 1 से शुरू हो रहा है तो ये किससे शुरू होगा, -1 से। -1 से शुरू करूंगा तो इसको इस तरीके से भेज देंगे। ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, आई नोट, और इंटू में कितना, माइनस का कोस ओमेगा टी। इस तरीके से चीजें जो है ना सर वो हमने रखी। वहाँ पे प्लस का कोस है, यहाँ पे कैसा है, माइनस का कोस, और यहाँ पे कैसा है, साइन का ही ग्राफ जो है वो जाना है। एक बार दोबारा से सारी चीजों को ध्यान से समझेंगे, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपके पास बनेंगे कि अगर हम काम करें, खाली रेजिस्टेंस लगा है, एक बार इंडक्टर लगा है, और एक बार जो है वो क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर। ठीक है, तो ईएमएफ तो हमने एक कॉमन ईएमएफ मान के तब करंट की वैल्यूज जो है वो निकालनी है। तो यहाँ पे साइन की ही साइकिल आती है, यहाँ पे ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होता है, और वहां पे जो है वो क्या होता है, ओमेगा टी प्लस कितना है, पाई बाई 2। मैं तो याद कैसे कर लेता हूँ, सी फॉर कैपेसिटेंस, सी फॉर करंट। यहाँ पे करंट आगे होता है, करंट आगे होगा तो प्लस पाई बाई 2,
इसमें जो है करंट कहाँ हो जाएगा, फिर पीछे हो जाएगा, तो -π/2। और अगर यहाँ पे बात करें तो ये तो बिल्कुल बेसिक सही केस है, दोनों कहाँ चलते हैं, साथ। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे फेज डिफरेंस कैसा है, 0। वहाँ पे फेज डिफरेंस कैसा है, पॉजिटिव, और वहाँ पे कैसा है, नेगेटिव। अगला जो काम है वो आपने रेजिस्टेंस डिवाइस पढ़ा, जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। ये जो है फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फंक्शन है, और वो फ्रीक्वेंसी का कैसा है, इनवर्स फंक्शन है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है फिर इनके बेसिस पे हमने अलग अलग ग्राफ जो है वो बनाए हैं, कि अगर हम बात करें साथ चलना है तो उसके साथ गया है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री पीछे है, पीछे है तो आपने कहाँ जाना होता है, क्लॉकवाइज। वहाँ पे 90 डिग्री आगे है तो आपने कहाँ जाना होता है, एंटी क्लॉकवाइज। अगला जो काम है वो आपने क्या करना है, ये साइन का ही ग्राफ है, इसके साथ बना लिया। यहाँ पे अगर हम काम करें तो अब जो चीजें हैं वो आपने क्या करनी है, कोस की साइकिल कहाँ से शुरू होती है, +1 से। तो माइनस कोस है तो कहाँ से शुरू होगा, -1 से। और इस तरीके से काम जो है वो आप बढ़ा लेंगे। इतनी चीजें जो है वो आपने कर ली, कोई दिक्कत यहाँ तक के काम में नहीं है जी। अब इन तीनों को इकट्ठा करना है, और तीनों को इकट्ठा करके आपने जो काम करना है उस पर ध्यान दें, दैट इज योर सीरीज RLC सर्किट। अब इन तीनों को हम इकट्ठा करेंगे, और तीनों को इकट्ठा करके काम जो है वो अब आपने समझना है कि सीरीज RLC सर्किट जो है वो क्या कुछ चीजें जो है वो लेंगे। ध्यान से समझेंगे, बड़ा बेसिक सा काम जो है ना वो आपने इसके बेसिस पे सीरीज RLC सर्किट की बात करनी है। इकट्ठा लगा दिया रेजिस्टेंस को, फिर किसको, इंडक्टेंस को, और अगला नंबर जो है सर वो किसका है, कैपेसिटेंस का। एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक इंडक्टेंस लगा दिया, और एक क्या लगा दिया, कैपेसिटेंस। और इनको इकट्ठा लगाने के बाद आपने AC सोर्स से इसको कनेक्ट जो है वो कर दिया। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो EMF बराबर है, और EMF किसके बराबर है, EMF बराबर है E0 sin ωt। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। ठीक है, कि एक सीरीज RLC सर्किट है और जिसमें EMF बराबर है E0 sin ωt। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। अब सीरीज RLC सर्किट में डाटा जो है वो आपने कैसे क्या कुछ चलाना है, गौर कर रहे होंगे सारे बच्चे ध्यान से। EMF बराबर है E0 sin ωt। रेजिस्टेंस के केस में अभी देखा कि दोनों जो है, पहली बात तो करंट बनाओ, कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो करंट जो है वो आपका हर एक में क्या रहेगा, सेम रहेगा। करंट सेम क्यों रहेगा सर, क्योंकि सीरीज का सर्किट है। सीरीज का सर्किट है तो हर जगह करंट को क्या मान लिया आपने, सेम मान लिया। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं तो ये जो नाम है मैंने करंट को लिखा, ये जो है सर मेरे पास करंट है। करंट सेम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि सीरीज का सर्किट है। अब वोल्टेज इसके साथ चलती है, साथ चलने का मतलब इसको क्या बना लिया, पैरेलल। यहाँ पे अगर हम बात करें तो वोल्टेज जो है वो कहाँ चलती है, 90 डिग्री आगे चलती है। ठीक है, और इसमें 90 डिग्री कहाँ चलती है, पीछे चलती है। ठीक है, तो साथ चलती है, VR लिख लिया। 90 डिग्री ऊपर है तो नाम क्या रखा गया, VL, और 90 डिग्री पीछे है तो नाम क्या रख दिया, VC रख दिया। इस तरीके से काम कर लिया। अभी प्रूव तो करें ये सारी चीजें, साथ चलती है, आगे चलती है, और यहाँ पे जो है वो कहाँ चल रही है, पीछे जा रही है। ठीक है, अब इन तीनों के बेसिस पे इकट्ठा अगर एक डायग्राम बना के देना है तो ये जो है वो आपने क्या बना लिया, करंट बना लिया। अब करंट से जो साथ चल रही है उसका नाम क्या है, रजिस्टर की वोल्टेज। जो 90 डिग्री ऊपर है वो क्या है, इंडक्टर वाली, और जो 90 डिग्री पीछे है उसका नाम क्या रख दिया, कैपेसिटर वाली वोल्टेज। यहाँ पे अगर काम करना है तो ये जो है ये हमारे पास करंट है, ये वोल्टेज जो है वो किसके अक्रॉस है, रजिस्टर के। 90 डिग्री ऊपर की तरफ चल रहा है तो नाम क्या बन गया, VL, और 90 डिग्री पीछे की तरफ अगर नाम चल रहा है तो नाम क्या बन गया, VC। इस तरीके से काम जो है आपने कर लिया। ये करंट है, वोल्टेज जो है वो रजिस्टर वाली वोल्टेज है तो साथ चल रही है, इंडक्टर वाली है 90 डिग्री ऊपर है, और कैपेसिटर वाली जो है वो 90 डिग्री पीछे है। एक बात आप देख रहे हैं कि मैंने VL को बड़ा बनाया है और VC को क्या बनाया है, छोटा, काम को आसान करने के लिए। आप चाहें तो VL को छोटा भी कर सकते हैं, अलग अलग कंडीशंस में VL और VC बराबर भी हो सकते हैं, VL बड़ा भी हो सकता है। नॉर्मली हमने काम क्या कर लिया कि VL को हमने क्या ले लिया, बड़ा। उसके पीछे का छोटा सा रिजल्ट जो है वो क्या दिया कि सर ये जो नाम है ये क्या है, I इंटू में XL है, और इसको अगर लिखेंगे तो ये क्या होगा, I इंटू में XC। और ये जो XL जो है उसको क्या लिखा जाता है, ओमेगा इंटू L। ठीक है, और यहाँ पे क्या माना जाता है कि ये जो है ये क्या हो गया, 1/ωc। तो नॉर्मली मान लिया कि ये जो आंसर है मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा बढ़ा जा रहा है, और ये कैसा है, छोटा। ये आपस में बराबर भी हो सकते हैं, VC भी बड़ा हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशंस पे। अभी के लिए क्या मान लिया, VL बड़ा है। अब ये दोनों जो है ये क्या है, VL जो है वो उस तरफ है, VC जो है वो इस तरफ है। तो दोनों कैसे हैं, अपोजिट हैं। और क्योंकि दोनों अपोजिट हैं तो मैंने क्या कर दिया, बड़े में से किसको माइनस करके लिख लेना है, छोटे को। क्योंकि जब ये अपोजिट होते हैं तो बड़े में से किसको माइनस कर दिया जाता है, छोटे को। और इसको जब माइनस करके मैं लिख रहा हूं तो चीजें जो है सर वो हमने क्या बना ली, इस तरफ VR है और यहाँ पे नाम जो है वो क्या लिख लिया, दोनों का डिफरेंस ले लिया, बड़े वाले में से इतने में से इसको माइनस कर दिया,
तो इसको माइनस करके जब लिखा गया तो ये जो नाम है ये क्या हो गया, वी आर नाम हो गया। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये नाम क्या हो जाएगा, वी एल माइनस का वी सी। और अब इन दोनों का जो रिजल्ट है, इन दोनों का रिजल्ट जो है सर वो हमने मान लिया कि इन दोनों का रिजल्ट जो है वो कौन दे रहा है, इस तरीके से वी जेड जो है ना वो हमने नाम जो है ना वो लिख दिया, वी जेड जो है ना वो नाम दे रहा है। ये जो एंगल है वो हमारे पास 90 डिग्री है। तो अब 90 डिग्री अगर एंगल है तो आप क्या लगाएंगे, यूजिंग पीसीटी पाइथागोरस थ्योरम लगा लेता हूँ। और पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो चीजें जो है वो आपको क्या पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस में कितना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो वी जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अब वी, ओम्स लॉ नहीं बता रखा है आपको कि इस वाले को अगर लिखना है तो वी आर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या होती है, आई इंटू आर का स्क्वायर। ऐसे ही वी एल की बात करूं तो वी एल को क्या लिखूंगा, आई इंटू एक्सएल लिखूंगा। वीसी को अगर लिखना है तो वीसी को क्या लिखा जाएगा, आई इंटू एक्सी, और इस सारे का क्या हो गया, होल स्क्वायर। इस तरीके से काम कर लिया। वी आर जहां लिखा है वहां पे क्या लिख लिया, आई इंटू आर। वी जेड वी एल जो है वो क्या है, आई इंटू एक्सएल, और वीसी जो है वो क्या है, आई इंटू एक्सी। इस तरीके से कर लिया। और वी जेड जहां लिखा है वहां क्या लिखा गया, आई इंटू जेड, और इसका क्या है, फिर इस तरीके से काम कर लिया। वी जेड को आई जेड, वी आर को आई आर, वी एल को आई एक्सएल, और वीसी को क्या लिख लिया, आई एक्सी। अब सारों में आई जो है वो आप कॉमन लेके क्या कर सकते हैं, कैंसिल। ये जेड क्या है सर, ये इन तीनों का घोल है, आर का, एल का और किसका, सी का। ठीक है, आई जो है वो थ्रू आउट जो है वो कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, मैं यहीं पे काट रहा हूं। वैसे आई स्क्वायर को कॉमन लेंगे तब कर देंगे। तो जेड स्क्वायर बराबर हो गया, और जेड स्क्वायर किसके बराबर है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, और इस सारे का क्या है, होल स्क्वायर। कि जेड का स्क्वायर बताना है तो जेड स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये काम जो वो आपने कर लिया। अब जेड के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो जेड जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, और इस सारे का होल स्क्वायर। कि जेड अगर मुझे बताना है तो जेड बराबर हो जाएगा किसके, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। जेड, जेड जो नाम है सर वो किसको दिया जाता है, इम्पीडेंस। व्हाट इज जेड हेयर, जेड इज इम्पीडेंस। जेड जो है सर वो हमारे पास क्या कहलाता है, इम्पीडेंस कहलाता है। और इम्पीडेंस का क्या मतलब है सर, आर एक्सएल और एक्सी तीनों जो मिलके अपोज करते हैं उसको क्या नाम दिया गया है, जेड। और जेड का नाम क्या है, इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस की यूनिट जो है वो क्या होती है, ओम होती है। यूनिट जो है वो इसकी क्या है, ओम है। तो जेड बराबर पता चल गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये काम जो है ना वो आपने करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि वी जेड का स्क्वायर बराबर है वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। वी जेड का मतलब आई जेड है, वी आर का मतलब आई आर है, वी एल का मतलब आई एक्सएल, और वी सी का मतलब क्या है, आई एक्स। आई 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 कैंसिल कर दिया। जेड स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। जेड बताना है तो इसका क्या कर दूंगा, रूट। इन तीनों का जो घोल है वो क्या कहलाता है, इम्पीडेंस। अब इसको इस ट्राइंगल से हम यहां लाए थे, तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे एक ट्राइंगल बना सकते हैं सेम उसी तरीके से। और वो सेम उसी तरीके से ट्राइंगल बनाए तो हाइपोटेन्यूज की जगह क्या है, जेड। बेस की जगह क्या आएगा, आर। और जो ये परपेंडिकुलर है उसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, एक्सएल माइनस का एक्सी। इस तरीके से काम जो है वो आपने लिखना पड़ेगा। और क्योंकि इस ट्राइंगल में किसका इस्तेमाल हो रहा है, जेड का, तो इस ट्राइंगल को बेटे नाम दिया जाता है इम्पीडेंस ट्राइंगल। क्या नाम देते हैं इसको, इम्पीडेंस ट्राइंगल नाम देते हैं। और इम्पीडेंस ट्राइंगल अगर नाम देते हैं तो इस वाले एंगल का नाम है फाई। क्या नाम है इसका, फाई। इम्पीडेंस ट्राइंगल नाम दिया गया क्योंकि इस ट्राइंगल में इम्पीडेंस का इस्तेमाल हो रहा है, तो इम्पीडेंस ट्राइंगल है। और ये जो एंगल है ये किसके बराबर है, फाई के। नेक्स्ट जो काम है वो अब आपने क्या करना है उस पर आप ध्यान देंगे। ये एंगल है, एंगल के सामने वाले को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, साथ वाले को बेस, और 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज। इस तरीके से काम आपने करना है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एक वर्ड हम निकालते हैं, दैट इज योर कोस फाई। और कोस फाई जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। कोस फाई कहलाता है, कोस फाई जो है वो हमारे पास क्या है, पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर जो है वो अगर बताना है तो बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। बेस की जगह वर्ड क्या है, आर, और हाइपोटेन्यूज की जगह वर्ड जो है वो क्या है, जेड। ठीक है, बी बाई एच करना है, बी की जगह आर है और एच की जगह कितना है, जेड। कोस फाई जो है इसको नाम दिया गया। एक जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है, टेंजेंट फाई है। इस टेंजेंट फाई के बारे में अगर मैं बात करूं तो इट इज नोन एज फेज फैक्टर। क्या कहा जाता है इसको, फेज फैक्टर कहा जाना है। और फेज फैक्टर जो है वो हमारे पास क्या होगा, टेन फाई है तो पी डिवाइडेड बाई बी। परपेंडिकुलर की जगह कितना है, एक्सएल माइनस एक्सी। और बेस की जगह जो वर्ड है वो किसके बराबर है, आर।
तो एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई कितना है आर। ये काम जो है ना सर वो हमने कुछ बनाना है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। अब तक का जितना भी काम है एक बार जो है उसको अगर आप देखना चाहें तो सीरीज आरएलसी सर्किट है, नाम ही क्या है बेटा, सीरीज। सीरीज का मतलब करंट सब में क्या रहेगा, सेम। अब आपने क्या पढ़ा है कि रजिस्टर वाली वोल्टेज 7 है, इंडक्टर वाली आगे, कैपेसिटर वाली जो है वो कहाँ है, 90 डिग्री पीछे है। इकट्ठा एक डायग्राम जो है वो बनाया और इसके बेसिस पे आपने ये जो ट्राइंगल है वो बनाई। इसमें राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, जिसके बेसिस पे जेड का फॉर्मूला आया। इस जेड वाले फॉर्मूले के बेसिस पे एक ट्राइंगल बनाई जिसका नाम क्या है, इंपीडेंस ट्राइंगल। इसमें दो फैक्टर, एक कोस फाई और एक क्या निकालना होता है, टेन फाई। यहाँ तक का काम जो है वो आपने समझना है। इसके बाद रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर और पावर एब्सॉर्ब, बस 3 टॉपिक जो है वो हमारे बचते हैं, उनको अब खत्म करेंगे। पहले इस वाले काम को जो है ना एक बार समझें, कोई दिक्कत आ रही है उसको पूछेंगे। चलिए जी, अब जो काम है वो आपने क्या करना है, ये जो वर्ड है इंपीडेंस है और ये जो है इस तरीके से आपने कर लिया। अब इंपीडेंस जो है सर उसके बारे में अगर हम बात करें तो इंपीडेंस जो है वो जेड से लिखा गया है और ये अपोजिशन की फील दे रहा है। किसकी फील दे रहा है, अपोजिशन। अपोजिशन का क्या मतलब है, क्योंकि आर जो है रेजिस्टेंस है जो करंट को क्या करता है या चार्ज के फ्लो को क्या करता है, अपोज। ऐसे ही एक्सएल और एक्सी भी क्या है, रिएक्टेंस है, वो भी चार्ज के फ्लो को क्या करते हैं, अपोज। तो जेड जो है वो क्या कर रहा है, अपोजिशन की फील दे रहा है। और अपोजिशन जो है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। सर्किट में अपोजिशन जो है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो आप जो है वो अब काम करने चले हैं रेजोनेंस की, ठीक है। और रेजोनेंस में अगर हम काम करते हैं तो रेजोनेंस जो नाम है वो किस फैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, कि आपने फैक्टर्स को ना ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने का क्या मतलब है कि कौन से फैक्टर्स जो हैं कि सर्किट में जेड जो है सर वो क्या होना चाहिए, मिनिमम, ठीक है। मिनिमम या मैक्सिमम करने को क्या कहा जाता है, ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। क्योंकि ये जेड जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अपोजिशन। तो अपोजिशन जो है सर वो क्या होना चाहिए, मिनिमम। और अपोजिशन मिनिमम होना चाहिए तो जेड मिनिमम है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि करंट सर्किट में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और करंट अगर मैक्सिमम है तो सर इसका छोटा सा मतलब क्या हो जाएगा कि पावर जो है वो भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। कि जेड मिनिमम है और क्योंकि जेड मिनिमम है तो करंट कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। और पावर भी जो है सर वो कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इतना काम जो है वो आपने करना है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो अगली जो चीज है, जेड मिनिमम, करंट मैक्सिमम, पावर भी कैसी, मैक्सिमम। और जेड को मिनिमम करना है तो जेड किन किन फैक्टर्स पे रिप्रेजेंट कर रहा है, किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंडेंट है, तो आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर। अब क्योंकि सबके स्क्वेयर हैं, सर्किट में आर भी होना चाहिए, एक्सएल भी होना चाहिए, एक्सी भी होना चाहिए। तो जेड को अगर मिनिमम करना है तो ये जो वैल्यू है, आर तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि आर तो अवेलेबल है सर्किट में। क्या एक्सएल जीरो है, नहीं। क्या एक्सी जीरो है, नहीं। इन दोनों का स्क्वेयर है और क्योंकि स्क्वेयर की मिनिमम वैल्यू जो है सर वो कितनी हो सकती है, जीरो। तो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर, ये वैल्यू किसके बराबर कर लिया आपने, जीरो के। एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर और ये वैल्यू कितनी है, जीरो। स्क्वेयर रूट बोथ साइड्स, स्क्वेयर रूट बोथ साइड अगर मैंने कर लिया तो ये क्या बन जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी। और ये आंसर किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। ये एक्सएल माइनस एक्सी और एक्सएल माइनस एक्सी जो है वो कितना है, जीरो। ये जो वैल्यू है ये मिनिमम कितनी वैल्यू ले सकती है, ये मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जीरो। और ये मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है तो एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू कितना, जीरो। तो एक्सएल किसके बराबर है, एक्सी के। तो एक्सएल अगर एक्सी के बराबर है तो बच्चों आपको क्या पता है कि एक्सएल के बारे में अगर मैं बात करूं तो ओमेगा एल, और एक्सी जो है वो कितना है सर, 1 by ओमेगा सी। यहां से अब हम कंसेप्ट लाएंगे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का, ध्यान से समझेंगे कि ओमेगा एल जो है सर वो बराबर है, और ओमेगा एल बराबर है 1 by ओमेगा सी। ओमेगा को ऊपर भेजूंगा तो ओमेगा स्क्वेयर, और एल ऊपर से कहा जाएगा नीचे तो क्या हो जाएगा, 1 by एल सी। ओमेगा स्क्वेयर बराबर है 1 by एल सी के। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो नाम क्या हो जाएगा, स्क्वेयर रूट बोथ साइड्स। दोनों साइड स्क्वेयर रूट कर दूं तो ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, 1 by अंडर रूट एल सी। और ओमेगा को हम क्या लिखते हैं, 2 पाई न्यू इज इक्वल टू कितना, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एल सी। और ये 2 पाई जो है मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। 2 पाई जो मल्टीप्लाई में था वो कहाँ भेज दिया मैंने, डिवाइड में भेज दिया। तो यहाँ पे अगर हम काम करेंगे न्यू के बारे में तो न्यू का आंसर आ जाएगा 1 by 2 पाई और अंडर रूट कितना, एल सी। और ये जो फ्रीक्वेंसी है सर ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। आपने काम जो है यहाँ पे अलग अलग नाम जो है ना वो पढ़ने हैं। पहला नाम जो है सर वो क्या है, रेजोनेंस। इसकी दूसरी कंडीशन क्या कहा जा सकता है कि जेड मिनिमम है, करंट जो है वो क्या है, मैक्सिमम, पावर जो है वो क्या है, मैक्सिमम। 4 नाम हो गए, कोई भी नाम कह सकता है वो। या अगला जो नाम है वो क्या कहेगा कि एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू किसके बराबर है, जीरो।
या अगला जो नाम है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा बराबर है किसके, 1/√LC। न्यू आर की बात करूंगा तो वो किसके बराबर है, 1/2 पाई, और अंडर रूट में कितना है, LC। ये काम कर लिया। आठवां अगर मैं काम करना चाहता हूं तो अगली जो चीजें वो आपने अगर बनानी है तो जेड की वैल्यू बताओ सर इस पे कितनी होगी। जेड की वैल्यू अगर लिखता हूं तो जेड की वैल्यू किसके बराबर है, अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब ये XL माइनस XC तो सर किसके बराबर है, 0 के। ये तो खत्म हो गया। तो जेड बराबर हो गया किसके, अंडर रूट ऑफ R²। और स्क्वायर से रूट काट दिया तो जेड की वैल्यू किसके बराबर होगी, R के। ठीक है, तो जेड की मिनिमम जो वैल्यू है, मिनिमम जेड किसके बराबर है सर, R के बराबर। ठीक है, जेड की मिनिमम वैल्यू और जेड की मिनिमम वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, R के। ये काम जो वो आपने कर लिया। इतना कंसेप्ट जो है वो आपको पता है, ये पता चल गया। नेक्स्ट जो है 9 नंबर पे अगर मैं बात करूं तो आपने पावर फैक्टर बताना है, और पावर फैक्टर है कोस फाई, और कोस फाई की वैल्यू है R/Z। आपने क्या बताना है, कोस फाई बताना है, और कोस फाई किसके बराबर होता है, R/Z। ठीक है, R की जगह R है, Z की जगह कितना है, R है। R से R कट जाएगा, और R से R कटा तो वो कितना हो गया, 1। तो जो ये पावर फैक्टर है, कोस फाई पावर फैक्टर है, और पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी है, यूनिटी का मतलब कितनी वैल्यू होगी उसकी, 1 वैल्यू जो है ना वो उसकी होगी है। ये बात जो है ना वो आपने माननी है। ठीक है, इतना काम करा। नेक्स्ट अगला जो नंबर है सर वो हमारे पास क्या बनता है, पावर फैक्टर के बाद आता है फेज फैक्टर, टेंजेंट फाई, जो कितना था, XL माइनस XC और डिवाइडेड बाई कितना, R। तो यहाँ पे XL माइनस XC तो कितना ही है, तो XL माइनस XC 0 है, तो फेज जो फैक्टर है वो किसके बराबर है, 0। या मतलब करंट और EMF जो है, 11वां नाम जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि EMF एंड करंट आर इन सेम फेज। ये सभी 11 के 11 नाम जो है वो किसके नाम होते हैं, करंट एंड EMF आर इन सेम फेज। करंट भी, EMF भी, और ये सारे के सारे जो है वो कहाँ हैं, सेम फेज में। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया। ठीक है, सारे बच्चे जो है वो ध्यान से समझेंगे क्या काम आपने करना है। रेजोनेंस के ये सभी जो हैं वो नाम हैं, और ये सभी नाम जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेजोनेंस को। ठीक है, ये काम जो वो आपने करने हैं। लास्ट जो वर्ड है, ठीक है, दैट इज योर क्वालिटी फैक्टर। एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां से भी 5 नंबर के क्वेश्चन कई बार बनते हैं। क्वालिटी फैक्टर जो है वो नाम है, और बार बार क्वालिटी क्वालिटी ना कहना पड़े इसलिए आपने जो नाम है वो क्या कह देना है, क्यू फैक्टर नाम कह देते हैं। क्या नाम क्या देते हैं, क्यू फैक्टर जो है वो हम नाम कह देते हैं। क्वालिटी फैक्टर कह लो या नाम क्या कह लो, क्यू फैक्टर। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर जो है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो क्वालिटी जो है दैट रिप्रेजेंट शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। कौन से सिग्नल को आप स्पेसिफाई करते हैं उसके लिए काम करते हैं, तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। रेजोनेंस कर्व जो है उसकी जो शार्पनेस है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व, जो रेजोनेंस कर्व है उसकी शार्पनेस किसको रिप्रेजेंट करती है, क्यू फैक्टर को। कैसे, क्या मतलब है कि सर हमने जो है ग्राफ बनाया, और ग्राफ जो है वो आपने क्या बनाया, इस तरीके से चीजें जो है ना वो करी, ध्यान से समझेंगे। ये ग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट है। करंट का ग्राफ बनाया गया ओमेगा के साथ, तो ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से बेल शेप ग्राफ जो है ना वो आता है। ये ग्राफ जो है ना वो बनता है कि पहले फ्रीक्वेंसी के साथ करंट बढ़ता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जाके करंट क्या रहता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, और जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होता है उसका नाम क्या होता है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद जो है वो फिर से वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इसका जो है इस्तेमाल भी अगर हम पढ़ना चाहें तो इसका इस्तेमाल जो है सर वो हमने देख रखा है ट्यूनिंग ऑफ सर्किट में। वो पूछता है कि क्यू फैक्टर का इस्तेमाल जो है वो कहाँ किया जाता है। क्यू फैक्टर का इस्तेमाल जो है सर ट्यूनिंग ऑफ सर्किट में यूज करते हैं। कहने का क्या मतलब है सर, ट्यूनिंग ऑफ सर्किट में कि जैसे रेडियो एफएम सिग्नल वगैरह हैं, आपको पता है कि मान लो 93.5 एक फ्रीक्वेंसी है जिसपे पावर जो है वो क्या आएगी, मैक्सिमम। उसके साइड में जाएंगे तो जो क्वालिटी है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज। 93.5 पे ही मैक्सिमम है, उससे आगे जाओगे तो डिक्रीज करेगी, पीछे जाओगे तो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये काम जो वो आपने करना है। अब अगर इसमें हम काम करें तो दो कर्व जो है ना वो आपने बना लिए, एक जो है किसी रेजिस्टेंस R1 के लिए और एक किसी रेजिस्टेंस किसके लिए, R2 के लिए। तो इनमें आप किसको प्रेफर करेंगे, तो सर ये 1 वाले की शार्पनेस ज्यादा है, और जिसकी शार्पनेस ज्यादा होगी उसकी क्वालिटी जो है वो क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। तो अगर मैं बात करूं नॉर्मली डेफिनेशन के हिसाब से, अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन के हिसाब से कि क्वालिटी फैक्टर फॉर 1 इज ग्रेटर देन क्वालिटी फैक्टर फॉर 2, जिसका कर्व पीक होगा, शार्प होगा। ठीक है, तो ये जो वाला है ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा,
ज्यादा जो है इसका क्वालिटी फैक्टर है और इसका क्वालिटी फैक्टर जो है वो कंपैरेटिवली क्या है, कम है। ये काम जो है ना वो आपने करना है कि क्वालिटी फैक्टर फॉर वन, शार्पनेस ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, टू वाले के कंपैरिजन में। इतना काम जो है वो आपने करना है। ये बात जो है वो आपको पता चल रही है। अगला जो काम है वो आपने क्या करना है कि क्वालिटी फैक्टर वन का ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, टू के। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो एक छोटा सा काम और अगर आप चेक करें, इस टू वाले का अगर आप करंट देखेंगे तो टू वाले का करंट जो है, इसका ये जो करंट है ये तो किसके लिए है, वन के लिए, और ये जो करंट है ये किसके लिए आ रहा है, टू के लिए। तो टू वाले का करंट क्या है, कम, और वन वाले का करंट क्या है, ज्यादा। या अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखना चाहूँ तो वन वाले का जो करंट है, पीक करंट वन वाले का ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, टू। जिसका करंट ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कम रहेगा। तो R1 छोटा होगा किससे, R2 से। ये सवाल पूछा जाता है, आई वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बनाओ, बना दिया सर। इस तरीके से ग्राफ बनेगा बेल शेप। दो रेजिस्टेंस के लिए बनाऊं, एक का पीक जो है, या एक को शार्प ज्यादा कर देंगे, एक को शार्प नहीं करेंगे। वो पूछेगा क्वालिटी फैक्टर किसका ज्यादा है, जो शार्प होगा उसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है। आपको बताना है कौन सा रेजिस्टेंस कम है, तो जिसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम रहता है। ठीक है, ऐसे ही जो काम है वो आपसे क्या पूछा जा सकता है। अगली जो बात है वो आई वर्सेस ओमेगा के साथ आपसे ग्राफ जो वो किसका भी पूछ सकता है, जेड वर्सेस ओमेगा का। तो करंट का ग्राफ ऐसे है तो जेड का ग्राफ जो है वो कैसा हो जाएगा, बेल का उल्टा बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, यू शेप ग्राफ बन जाएगा। और यू शेप ग्राफ अगर बनेगा तो चीजें जो है वो आपने क्या करनी है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिसके कोरस्पॉन्डिंग जेड जो है वो क्या होगा, करंट अगर मैक्सिमम था तो जेड जो है सर वो तो क्या ही मिलने वाला है, मिनिमम। तो जेड जो है सर वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, मिनिमम। एक बात जो आप जानते हैं कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे तो एक्सएल किसके बराबर होता है, एक्ससी के। अगर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से छोटी फ्रीक्वेंसी है तो एक्ससी की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा। मैं आरएलसी में कह रहा था ना, जरूरी नहीं है कि वीएल ही बड़ा हो। तो रेजोनेटिंग से छोटी वाली फ्रीक्वेंसी पे कौन ज्यादा होगा, एक्ससी। एक्ससी का मतलब वीसी ज्यादा हो जाएगा। और आगे बड़ी वाली पे बात करता हूं तो एक्सएल ज्यादा हो जाएगा किसके कंपैरिजन में, एक्ससी के। एक्सएल बड़ा हो जाएगा किससे, एक्ससी से। अगली अगर मैं बात बताऊं देखो ध्यान से, याद करने का तरीका क्या है, ए बी सी डी लिख लो इस लाइन पे। तो पहले सी आएगा तो कौन बड़ा है, एक्ससी। और फिर आगे जाके एल आएगा तो कौन बड़ा हो जाएगा, एक्सएल बड़ा हो जाएगा। रेजोनेटिंग पे तो दोनों कैसे होते हैं, बराबर। छोटे वालों पे कौन बड़ा है, एक्ससी, और बड़े वालों पे कौन बड़ा है, एक्सएल। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। अब क्वालिटी फैक्टर को अगर डिफाइन आपने करना है तो कैसे डिफाइन करते हैं, ये ग्राफ जो है सर वो हमें पता है। यहाँ पे करंट लिख रखा है और एक जगह आपने क्या लिख रखा है, ओमेगा। ग्राफ बना लिया करंट वर्सेस ओमेगा का। और करंट वर्सेस ओमेगा का जब मैं ग्राफ बनाता हूं तो मेरा ग्राफ जो है वो इस तरीके से शेप लेता है। ये जो शेप है ये किसकी है, आई वर्सेस ओमेगा की। मैं और आप क्या जानते हैं कि सर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिसके कोरस्पॉन्डिंग करंट जो है वो क्या रहता है, मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो नाम है ये हमारे पास रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है और इसके कोरस्पॉन्डिंग करंट जो है वो क्या है, मैक्सिमम। अगली अगर हम बात करें तो उसके बाद वाली चीजें जो है वो क्या है कि आरएमएस वाली वैल्यू जो है उनके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं काम करता हूं तो आरएमएस वाली वैल्यू तो इससे क्या रहेगी, कम रहेगी। क्योंकि अगर आरएमएस तो उसका 70% होती है ना, तो ये क्या होगी, आई आरएमएस। इसने एक कट जो है वो यहाँ करा और एक कट कहाँ करा, यहाँ पे। तो आरएमएस वाले के कोरस्पॉन्डिंग बात करूं तो ये कितना है, ओमेगा वन। अगले वाले की बात करूं तो वो कितना है, ओमेगा टू। और ओमेगा वन और ओमेगा टू के बीच का जो गैप है वो हमारे पास क्या है, डेल्टा ओमेगा। और डेल्टा ओमेगा की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, आर डिवाइडेड बाई एल के बराबर। ये ओमेगा वन है, ये ओमेगा टू है। ओमेगा वन से ओमेगा टू तक का गैप क्या कहलाता है, डेल्टा ओमेगा। और इस डेल्टा ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है, आर डिवाइडेड बाई एल के बराबर। इस तरीके से काम जो है वो आपने कर लिया। अब जो काम है सर वो हमने करना है क्या कुछ है कि अगर मुझे क्वालिटी फैक्टर बताना है, सुनो ध्यान से, क्वालिटी फैक्टर अगर मुझे बताना है तो क्वालिटी फैक्टर जो है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं। क्वालिटी फैक्टर जो है सर वो डिफाइन करा जाता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई कितना, डेल्टा ओमेगा। और क्योंकि दोनों जो है वो फ्रीक्वेंसीज हैं तो ये कैसा होता है, यूनिट लेस होता है। ठीक है, वो पूछे क्वालिटी फैक्टर की यूनिट क्या है तो क्वालिटी फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिट लेस होगा। अगला जो नाम है सर वो क्या है, ओमेगा आर की बात करूं तो ओमेगा आर कितना है, 1/√LC। और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है ये 1/√LC है। और डेल्टा ओमेगा के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो चीजें हैं, ये जो है डेल्टा ओमेगा के बारे में अगर बात करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, आर, और डिवाइडेड बाई कितना है, एल है। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखूं तो 1/r तो है ही, एल ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना, √LC हमारे पास। इस तरीके से काम कर लिया। इसको अगर लिखना है तो 1/r, एल जो है उसको √L और इंटू में कितना लिख लिया, √L, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, √L और इंटू में कितना, √C।
तो रूट एल से रूट एल कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/r अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई सी। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। इक्वालिटी फैक्टर बताना है तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई कितना, बैंड विड्थ। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है सर, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, 1/√LC। डेल्टा ओमेगा कितना है, R/L। तो 1/r और L जो है वो ऊपर, तो √LC। L को अंडर रूट L लिखा, रूट L रूट सी, रूट L से रूट L कट गया, तो 1/r अंडर रूट L/C। और ये नंबर कैसा है, यूनिटलेस है और कैसा है, डायमेंशनलेस। ये चीजें जो है वो पता है। वैसे भी अब यहाँ से भी पता चल रहा है कि अगर क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, वो चेक कर लो यहाँ पे। जब क्वालिटी फैक्टर ज्यादा था तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या बताया था, कम। काफी इंपॉर्टेंट है ये जो डेरिवेशन है, काम जो है वो आपको पता होना चाहिए। लास्ट जो वर्ड है दैट इज योर एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन आरएलसी सर्किट। और ये एसी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो डिवाइसेस हैं वो हम अलग से ही जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें काम कर रहे होंगे। तो डिवाइस काम जो है वो क्या करना है आपने, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट है और आरएलसी सर्किट में एवरेज पावर जो है सर वो कितनी कंज्यूम होगी, ये आपका सवाल है। एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट में एवरेज पावर जो है वो कितनी कंज्यूम होगी, ये काम जो है ना वो आपने करके देना। अब सुनो ध्यान से, आपने जब स्टार्टिंग में काम करा तो ईएमएफ को हर जगह जो है वो आपने क्या लिखा था, ई नोट साइन ओमेगा। अब अगली जो बात है, अलग अलग सर्किट में करंट तो अलग अलग आया, आई नोट साइन ओमेगा टी, कहीं पे आई नोट साइन ओमेगा टी आया, कहीं पे प्लस का π/2 आया, कहीं पे कैसा आया, माइनस का π/2। तो उसको जनरलाइज करने के लिए आपने उस वैल्यू को क्या लिख लिया, प्लस माइनस फाई करके लिख लिया। फाई की वैल्यू कोई भी एक जनरल वैल्यू जो है वो आ सकती है, वो आगे भी हो सकता है करंट, पीछे भी हो सकता है, और जीरो, अगर ये वैल्यू आप जीरो कर लो, जीरो करने का मतलब क्या हो जाएगा कि वो साथ ही चल रहा है। तो ईएमएफ है ई नोट साइन ओमेगा टी, करंट है आई नोट साइन ओमेगा टी, प्लस माइनस में कितना है फाई। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। कोई दिक्कत है इतने काम में, नहीं है जी। अब जो काम है वो आपको क्या पता है, पावर बतानी है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, और हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं। और पावर जो है सर उसका फॉर्मूला है, और पावर का फॉर्मूला क्या है, dw डिवाइडेड बाई कितना है, dt। ये काम जो है ना वो हमने कर लिया। कि पावर के बारे में अगर मैंने बात करनी है तो चीजें जो हैं, ई का फॉर्मूला है ई नोट साइन ओमेगा टी, करंट बताना है तो आई नोट साइन ओमेगा टी, और प्लस माइनस कितना है फाई। हमें क्या पता है कि P बराबर होता है वर्क डन बाई टाइम के। एवरेज पावर बतानी है तो वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। इसको अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ, dt को मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ, तो dw जो है वो बराबर आ गया। और dw किसके बराबर है, dw बराबर है P मल्टीप्लाई बाई dt। इस तरीके से काम मैंने कर लिया कि मुझे जो है P बताना है, तो P बराबर है dw बाई dt। dt जो मल्टीप्लाई में था कहाँ चला जाएगा, ये डिवाइड वाला कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट जो बात है बेटा, आपको जो पता है कि पावर, पावर का फॉर्मूला होता है ईएमएफ मल्टीप्लाई बाई करंट, और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया, dt। इस तरीके से काम आपने कर लिया। पावर का फॉर्मूला तो पढ़ ही रखा है, ईएमएफ और इनटू में कितना होता है, करंट। ये वैल्यू ऊपर से उठा के यहाँ पे रखोगे। तो dw अगर लिखना है, तो dw अगर लिखना है तो ईएमएफ को क्या लिखा, ई नोट साइन ओमेगा टी, आई जो करंट है उसको क्या लिखा, आई नोट साइन ओमेगा टी, और प्लस माइनस में कितना है फाई, और इनटू में कितना है dt। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। कि पावर का फॉर्मूला है वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम जो डिवाइड में था कहाँ भेज दिया, मल्टीप्लाई में। तो dw बराबर हो गया p dt के। पावर को लिखना है ईएमएफ इंटू करंट, ईएमएफ को ई नोट साइन ओमेगा टी, करंट को कितना लिखना है, करंट वाली वैल्यू, और इनटू में कितना हो जाएगा, dt। इस तरीके से काम जो है वो आपने कर लिया। अब जो काम है ये dt वाली चीजें हैं, dw वाली चीजें हैं, तो आपने क्या कर लिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड इंटीग्रेशन अगर मैं करूं तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, dw का। इंटीग्रेशन किसका, ये ई नोट आई नोट को मैंने थोड़ा सा साथ में लिख लिया, ई नोट आई नोट, ये कितना साइन ओमेगा टी, इनटू में कितना साइन ओमेगा टी, और प्लस माइनस में कितना फाई, और इनटू में कितना dt। इस तरीके से काम जो है ना वो सर हमने करना है। कि वर्क डन बाई टाइम किसके बराबर है, पावर के। टाइम डिवाइड में है ऊपर भेजा। E का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू आई होता है। E की जगह E वाली वैल्यू, I की जगह I वाली वैल्यू, इनटू में dt। ई नोट आई नोट को आप बाहर करोगे, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, और इनटू में कितना हो गया, dt। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया। तो इन चीजों को जब आप लेके चले तो ये कंसेप्ट जो है वो हमारे पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन किसका, dw का। ई नोट आई नोट जो है सर वो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका, साइन ओमेगा टी
और इंटू में कितना साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई और इंटू में dt। सिंपल मैथमेटिक्स जो है ना बेटा वो सोल्व करना और कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, ये काम जो आपने कर लिया, ई नोट आई नोट की शक्ल में टाइम नहीं था, इसको बाहर, बाकी सब कहाँ है अंदर। अब अगला स्टेप क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ए प्लस माइनस किसका बी का। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर हमने लिखना है तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो है वो हमें पता होता है सर, क्या होता है साइन ए कोस बी, ठीक है, प्लस कोस ए और इंटू में कितना साइन बी। ठीक है, कोस ए साइन बी, इतना काम जो है ना सर वो हमने करना है। साइन ए प्लस माइनस बी, साइन ए और बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताऊं तो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला जो हमारे पास है। यहाँ पे अगर माइनस लगा दिया जाए तो यहाँ पे भी क्या लग जाता है माइनस। इतना काम जो है ना वो हमें पता है, ये चीजें जो है वो हमें करनी है। तो अब जो कंसेप्ट है वो आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन किसका डी डब्ल्यू का, ई नोट आई नोट जो है सर वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये कितना है साइन ओमेगा टी, और इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है साइन ए बी, साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए इंटू में कितना साइन बी और इंटू में कितना हो गया डी टी हमारे। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। ठीक है, ये तो साइन ओमेगा टी है ही, साइन ए प्लस माइनस बी, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ये काम जो है ना वो हमने कर लिया। अगली जो चीजें हैं सर वो हमने क्या करनी है, साइन ओमेगा टी के एक बार मल्टीप्लाई पहले वाले से और एक बार किससे दूसरे वाले से। ये मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो इंटीग्रेशन किसका हो गया डी डब्ल्यू, यहाँ पे काम करता हूं तो ई नोट आई नोट, समझे बेटे ध्यान से। मल्टीप्लाई अगर अंदर जाएगी तो काम क्या होगा, साइन ओमेगा टी करूंगा तो साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इंटू में कितना हो गया कोस फाई। ठीक है, फिर अगर मैं बात करता हूं आगे मल्टीप्लाई भेजूंगा तो साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी इंटू में साइन फाई और इंटू में ये जो पोर्शन है ये हमारे पास क्या है dt। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। साइन की मल्टीप्लाई साइन से करी तो साइन स्क्वायर, साइन की कोस साइन और इंटू में कितना हो गया ये dt हमारे पास है। अब इनके अलग अलग इंटीग्रेशन अगर मैं करने चलता हूं तो इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा dw, इसका अलग कर लेते हैं उसका अलग कर लेते हैं, ई नोट आई नोट तो बाहर है ही, अब dt वाली टर्म्स हैं तो कोस फाई को कहां खींच लिया बाहर, इंटू में इंटीग्रेशन किसका साइन स्क्वेयर ओमेगा टी और इंटू में कितना हो गया dt। इस तरीके से काम कर लिया, प्लस माइनस ई नोट आई नोट को अंदर भेजूंगा तो ई नोट आई नोट, साइन फाई जो है वो कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका साइन ओमेगा टी इंटू में कोस ओमेगा टी इंटू में कितना है dt। अब ये साइन कोस है तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और टाइम जा रहा है 0 से लेके t तक। अब ध्यान से चीजें जो है वो आपने समझनी है, लास्ट बात बता रहा हूं गौर करेंगे। ये 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है कोस 2 साइन 2 थीटा होता है, क्या होता है साइन 2 थीटा, और इसका फुल साइकिल पे सीधा याद रखेंगे, इसका फुल साइकिल पे इंटीग्रेशन कितना हो जाता है 0, फुल साइकिल पे इसका आंसर कितना है 0। ये याद करके और इसको तो उड़ा देंगे, इसका इंटीग्रेशन याद करना है। ठीक है, याद ही कर लेंगे डायरेक्ट। अब तो ई नोट आई नोट कोस फाई और इसका फुल साइकिल पे इंटीग्रेशन याद करेंगे बेटा t/2, कितना होता है इसका t/2, और ये वर्क डन जो है ना वो आपके पास है। वर्क डन को अगर मैं लिखना चाहूं तो वर्क डन कैन बी रिटन एज एवरेज पावर मल्टीप्लाई बाई कितना टाइम। तो टाइम से सर क्या कर देंगे टाइम उड़ा देंगे, आ गया आंसर कि एवरेज पावर जो है, एवरेज पावर कंज्यूम्ड जो है वो किसके बराबर है ई नोट आई नोट और इंटू में कितना कोस फाई और डिवाइडेड बाई कितना बचा है 2 बचा है, ई नोट आई नोट कोस फाई डिवाइडेड बाई कितना 2। कोस फाई का नाम पावर फैक्टर क्यों पड़ा था पहले, क्योंकि पावर वाले फॉर्मूले में इसका योगदान है। ई नोट आई नोट बाई 2 और इंटू में कितना हो गया कोस फाई। ई नोट आई नोट को अगर मैं लिखना चाहूं तो ये ई नोट है आई नोट है, 2 जो लिखा है इसको √2 से और दोबारा क्या लिख लिया √2 और इंटू में कितना हो गया कोस फाई। ई नोट आई नोट बाई 2 और इंटू में कितना हो गया कोस फाई, जो ये 2 पड़ा है उसको √2 और इंटू में कितना लिख दिया √2। ई नोट बाई √2 RMS वैल्यू के बराबर था, EV लिख लिया वर्चुअल वैल्यू, आई नोट बाई √2 जो है वो दोबारा से क्या है IRMS है तो IV लिख लिया और इंटू में कितना बनेगा कोस फाई। तो आंसर में क्या आ गया EV IV कोस फाई, और ये जो आंसर है सर ये किसका आंसर है एवरेज पावर का आंसर है। किसका आंसर है एवरेज पावर का। एक बार दोबारा देखें, काम खत्म है, सारे टॉपिक्स एसी के दोबारा देख लेंगे कि आपको एवरेज पावर कंज्यूम्ड जो है वो बताना है। EMF तो हर जगह हम क्या ही लेके चले थे, EMF बराबर था सर ई नोट साइन ओमेगा टी के ही बराबर था। अगला जो काम है वो आपको क्या पता है करंट, आई नोट साइन ओमेगा टी, कभी आगे था कभी पीछे था तो प्लस माइनस का क्या लिखा गया फाई,
पावर बतानी है, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम को ऊपर भेजा तो पीडीटी आपके पास बन गया। पावर का फॉर्मूला क्या है, ई इंटू आई, और इंटू में कितना हो गया dt। ई की जगह ई वाली वैल्यू, आई की जगह आई वाली वैल्यू, इंटू में कितना हो गया dt। इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो इंटीग्रेशन dw का, इंटीग्रेशन दिस पार्ट। टाइम की टर्म में चीजें हैं, ई नोट आई नोट को बाहर भेजा, साइन ओमेगा टी, और इंटू में कितना हो गया साइन ओमेगा टी प्लस माइनस का कितना 5। ये साइन ए प्लस माइनस बी, साइन ए और बी का फॉर्मूला, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। ये मल्टीप्लाई आगे करी साइन स्क्वायर बना, ये अंदर करा तो साइन इंटू कोस, और इंटू में ये बन गया। इस वाले पोर्शन का अलग से इंटीग्रेशन, उस वाले का अलग से। ये साइन इंटू कोस, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये आंसर तो कितना हो गया 0। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसका इंटीग्रेशन कितना पता करना है, t/2। वर्क डन को पावर इंटू टाइम, टाइम से टाइम काट दिया, जो 2 था उसको √2 लिखा, ई नोट बाई √2 ईवी, आई नोट बाई √2 जो है वो कितना है IV। तो आंसर क्या आ गया EV IV, और इंटू में कितना हो गया cos phi। ये काम जो है ना वो आपने करना है, कोई दिक्कत यहाँ तक के काम में नहीं आनी चाहिए। ये AC का पोर्शन जो है वो आपने कंप्लीट करा। अब दोनों के बेसिस पे, EMI और AC के बेसिस पे टोटल 15 सवाल, जिनमें सारे के सारे न्यूमेरिकल आपके कवर हो जाएंगे, उसको हम कल कर रहे होंगे। ठीक है, इसको निपटा लेंगे, कोई दिक्कत आएगी पूछेंगे।